अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में राष्ट्रवाद है। हर खबर के पीछे राष्ट्रहित होता है। मैं उस राष्ट्रहित की बात करूंगा। देखिए मेरे साथ राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि में मैं सबसे पहले बात करूंगा बिहार की। बिहार में कुछ महीने बचे हैं चुनाव में और देश की नजर इस समय बिहार पर आकर टिक गई है। लेकिन आज पता है क्या हुआ बिहार में? गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और वहां पर माता सीता के मंदिर की आधारशिला रखी। सोचिए आप, मंदिर की आधारशिला क्या रखी? कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा। इसलिए आज भारत के मंदिरों की बात करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं लोग मंदिरों को लेकर सवाल उठाते हैं। तो आज उन लोगों को भी जवाब दूंगा मैं। अरे मंदिर से दिक्कत क्या है? जिस भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है या उसे भव्यता दी जाती है तो मंदिर विरोधी गैंग सामने आ जाता है। अरे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मंदिर भारत में नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे बताइए जरा। और जो लोग मंदिर को स्कूल अस्पताल में एक तराजू में तौलते हैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूं। मंदिर लोगों की आस्था से जुड़े हुए तो होते ही हैं, साथ ही वो गरीबों का पेट भरते हैं। किसी का घर वहीं से चलता है और तीर्थ स्थलों से तो अब पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी चलती है। जिन लोगों को समझ नहीं आता आज उन्हें समझा देता हूं। इसलिए जिन्हें मंदिर से दिक्कत होती है वो विकास के विरोधी भी हैं। ये मोहर लग गई है उन पर आज। और कुछ लोग पता है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए विरोध करते हैं या फिर समर्थन करते हैं। मैं उन सब से यही कहना चाहता हूं, पार्टी कोई भी हो, जो भी हो, अगर वो मंदिर बनाकर जैसे अयोध्या, बनारस में या फिर बिहार में तीर्थ आठन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसमें सियासी नफा नुकसान देखना नहीं चाहिए। पहली बात तो यह। दूसरी कि इसे सिर्फ और सिर्फ विकास के चश्मे से देखिए आप लोग, क्योंकि अगर भारत में मंदिर बन रहे हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उससे विकास भी हो रहा है, रोजगार भी आ रहा है। और यह बिहार में हो रहा है। इस पर कैसी सियासत हो रही है दिखाता हूं। मोदी सरकार में धर्म और विकास एक दूसरे के पर्याय है। ये अगर बोला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार में ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर बना। विकास हुआ, सुविधाएं बढ़ी, तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। राजस्व में 75% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 12 गुना तक बढ़ गई। इसी तरह अयोध्या, जो कभी सिर्फ आध्यात्मिक आस्था का केंद्र मानी जाती थी, अब वो दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बन गई है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से यहाँ श्रद्धालुओं में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2020 से 2024 के बीच अयोध्या में सिर्फ श्रद्धालुओं की ही वृद्धि नहीं हुई, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन ढांचे ने भी कीर्तिमान स्थापित किए। 2020 से 2024 तक श्रद्धालुओं की संख्या में 24 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीर्थाटन बढ़ा तो साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजस्व में भी भारी इजाफा हुआ। अब इसी तरह के विकास की नींव बिहार की एनडीए सरकार ने मिथिलांचल में भी रख दी है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल का इलाका बिहार की सियासत की धुरी माना जाता है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता जिस तरह यूपी से होकर गुजरता है, उसी तरह बिहार की सत्ता का फैसला मिथिलांचल के इलाके से होकर ही जाता है।
बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे और मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत की। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। 890 करोड़ रुपया की लागत से यहाँ मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम। मिथिलांचल के जिस इलाके में अमित शाह ने माता सीता मंदिर का शिलान्यास किया, एक समय पर यह इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब मिथिलांचल में जेडीयू बीजेपी का ही नाम गूंजता है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर मिथिलांचल की धरती से जमकर सियासी तीर भी चलाए। तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार का पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर के शिलान्यास का करना एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ सीतामढ़ी जिले को साधने की नहीं बल्कि पूरी मिथिला बेल्ट में सियासी संदेश देने की रणनीति है। बिहार की कुल 243 सीटों में सिर्फ मिथिलांचल क्षेत्र में 60 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कुल सीटों का करीब 25% बनता है। 2020 के चुनाव में मिथिलांचल की 60 में से 40 सीटें एनडीए ने जीती थी। माता सीता के मंदिर के जरिए एनडीए इस बार मिथिलांचल की सीटों में बढ़ोतरी का टारगेट आगे बढ़ा रही है। मिथिला के लिए और पूरे बिहार के लिए ये गर्व की बात है कि माता सीता का मंदिर, भव्य मंदिर बिहार में बन रहा है और इसके लिए पूरे बिहार में खुशी की लहर है। माता सीता का मंदिर बन रहा है, उस पर भी विपक्ष खुश नहीं है, उस पर भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, ये बिहार देख रहा है। पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस क्षेत्र को साधने के लिए उतरना यह दिखाता है कि एनडीए इस जुगत में लगी है कि यहां पर मजबूती से खड़ी रहे। इसलिए तो मिथिलांचल की इस धरा से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को एसआईआर के मुद्दे पर जमकर घेरा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को विपक्षी गठबंधन का वोट बैंक बताया और धो धो कर मारा। घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, इसलिए एनडीए और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार का खास फोकस मिथिलांचल के विकास पर है। यही कारण है कि सड़क से रेल परियोजना तक की सौगात दी गई। दरभंगा में एयरपोर्ट भी शुरू किया गया। दरभंगा को एम्स का तोहफा मिला। यहां तक कि नीतीश सरकार में कुल 9 मंत्री ऐसे हैं जो मिथिलांचल से आते हैं। अब अमित शाह ने भी सीता माता मंदिर का शिलान्यास कर सियासी संदेश देने के साथ साथ मिथिलांचल को साधने का दांव चला है। ऐसे में देखना यही है कि मिथिलांचल पर कौन सा खेमा अपना दबदबा बनाने में कामयाब होगा। लेकिन इतना जरूर है, माता सीता के मंदिर से मिथिलांचल का राजस्व बढ़ेगा, बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, आम जनमानस में धार्मिक संदेश जाएगा, इससे राज्य आगे बढ़ेगा, देश विकास के पथ पर मजबूती से कदम बढ़ाएगा। देखा दर्शकों, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मंदिर से जिसे दिक्कत हो वो अपने पास ही रखे वो दिक्कत, क्योंकि अगर हम भारत में मंदिर नहीं बनाएंगे तो फिर मंदिर कहां बनाएंगे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। देश में काम करने वालों को बड़ा परेशान किया जाता है कि नहीं किया जाता? आपके ऑफिस में भी ऐसा होता होगा और ये आपने देखा ही होगा। जब भी अच्छा काम करो, पीछे से लोग आ जाते हैं टांग खींचने के लिए। और ये सब सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं होता है, ये तो अब सरकारी संस्थाओं के साथ भी होने लगा है। सोचिए आप जरा,
यहां पर काम करने वाले कर्मचारी और टांग खींचने वाला कौन? विपक्ष, विपक्षी नेता। इसे आसान भाषा में आपको समझाता हूं। पहले विपक्ष कहता था ये रहे कि फर्जी वोटर हैं, फर्जी वोट पड़ रहे हैं, अरे ईवीएम हैक हो गई है, चुनाव आयोग कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ तो करना ही चाहिए, ये चुनाव आयोग सो गया है, यही लोग कहते थे। अब जब चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि ठीक है भैया, अगर विपक्ष को गड़बड़ लगती है तो उस पर काम करेंगे, कर्मचारियों को तैयार किया। इसलिए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। लेकिन मैंने कहा ना, अच्छे काम पर जहां विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए वहां विपक्ष चुनाव आयोग की टांग खींच रहा है। मैंने मान लिया चलिए फर्जी वोटर हैं, अरे उन्हीं को तो हटा रहे हैं। 65 लाख जिनकी संख्या है हटाया गया है, तब भी दिक्कत है। और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव ये मैदान में आ गए, कहने लगे नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत किया आपने, वोटर्स को नहीं हटाना चाहिए। यही होता है टांग खींचना। चुनाव आयोग कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, घुसपैठियों को भगा रहे हैं, फर्जी मतदान करने वालों को सबक सिखा रहे हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से भगा रहे हैं। तो विपक्ष क्या कर रहा है? टांग नहीं खींच रहा तो क्या कर रहा है? आप लोग मुझे बताइए। और एक बात और, जनता के मुद्दे कहीं भी आपको बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये खुद तो भटके हुए हैं और आप लोगों को भटका रहे हैं। मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, विशेष तौर पर बिहार के लोगों से, कि आपको सरकार और विपक्ष दोनों से अपने मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो वो विपक्ष को जवाब दे रहा है और हम भी, विपक्ष चाहे कितने ही सवाल उठाए, कर्मचारियों के साथ हैं, क्योंकि वो देश हित में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। फिर चाहे उस पर सियासत हो या कोई आरोप लगाए, हमें इस बात की चिंता नहीं है। राजनीति भी एक ऐसा खेल है जिसमें सियासी ऊंट किस करवट बैठ जाए ये कहना मुश्किल है। सियासी दलों के बीच आपसी खींचतान चुनावों से पहले दिखना बहुत आम है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासी खींचतान विपक्षी पार्टियां और एनडीए के बीच नहीं, बल्कि सियासी फाइट चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तनी हुई है। चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या शुरू की? विपक्ष को ऐसी मिर्ची लगी कि मानो विपक्ष ने बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र को एक दिन भी नहीं चलने दिया, कि ना तो विपक्ष ने बिहार विधानसभा को चलने दिया, और कुछ ऐसा ही संसद के दोनों सदनों में हुआ। पूरा मॉनसून सत्र चौपट हो गया। आज भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काटा। राज्यसभा में राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर जब बीजेपी ने सवाल उठाए तो विपक्ष को यह पसंद नहीं आया। शोर मचाए शोर, ये सिर्फ राहुल गांधी की बात करते हैं सर, ये टोटल। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने तो बीते चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए करीब 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन तक दे डाली। लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग को एक्सपोज करने की कोशिश की। कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगा दिए। पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है, और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनके फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। राहुल ने आरोप लगाए तो कर्नाटक चुनाव आयोग ने उन्हें शपथ पत्र भेजकर दो टूक कहा कि वो इस पर साइन करें कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। उसमें यह भी लिखा है कि अगर उनका एक भी आरोप गलत पाया गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। तो चुनाव आयोग ने फिर से चुनौती दी और कहा कि या तो वो शपथ पत्र पर साइन कर दें या फिर देश से माफी मांगे। इस पर अब राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। साथ ही इस मामले में दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर राहुल को अपने प्रेजेंटेशन पर विश्वास नहीं है तो उनका मानना है कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके आरोप सही नहीं है, तो उन्हें घोषणा पत्र पर साइन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को विपक्ष को पिछले 10 सालों की मतदाता सूचियां, वीडियो रिकॉर्डिंग दे देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई जो लोगों की मांग है, जो लोगों की कंप्लेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए तैयार है।
राहुल गांधी जी को बार बार इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई आप हमारे साथ आइए, चर्चा करिए, लेकिन ये मतलब खाली संसद में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन वो आना नहीं जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। जहाँ जो जीते आप कहेंगे वही जीतेंगे। ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच छिड़ी सियासी जंग में सबसे बड़ा लूपहोल यह है कि जहां चुनाव से पहले पार्टियां जनता के मुद्दों की बात करती हैं, जनता के जमीनी मुद्दों को टटोल कर उन पर काम किया जाता है, वो सब कुछ एसआईआर प्रक्रिया पर छिड़ी जंग के बीच कहीं खो गए हैं। जनता की समस्याओं, जनता के मुद्दों से किसी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। विपक्ष तो बस चुनाव आयोग से उलझकर खुद को सही ठहराने में जुटा हुआ है। इसलिए तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोलने की पूरी तैयारी करके आए थे। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है। वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं, कर्नाटका में चुनाव जीत जाते हैं, तेलंगाना में चुनाव जीत जाते हैं, तब चुनाव आयोग निष्पक्ष है। और जब देश की जनता उनको हरा देती है तब वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन जनता ने उनको अगर डस्टबिन में फेंका है तो इसलिए कि वायदे करके कांग्रेस पार्टी आती है, फिर वायदे निभाती है। बिहार में जनता की किसी को नहीं पड़ी। विपक्ष को चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से फुर्सत मिले तब तो जनता की समस्याओं का समाधान होगा। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद रात में विपक्षी दलों के साथ डिनर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी रहे। ये फैसला लिया गया कि राहुल और तेजस्वी बिहार में 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। इसकी शुरुआत रोहतास जिले से की जाएगी, जो पटना में जाकर खत्म होगी। ये यात्रा एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ निकाली जाएगी। यानी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और एनडीए गठबंधन के खिलाफ सियासी माहौल तैयार करने की पूरी घोषणा हो चुकी है। इससे साफ हो गया है कि जनता के मुद्दे एक बार फिर चुनाव में गुम हो जाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ निकले तो क्या होगा। राहुल गांधी दिल्ली में बहुत एक साथ घूमे थे। दिल्ली में राहुल गांधी को सीट कितनी मिली थी? 0। तो राहुल गांधी दिल्ली में हो गए 0, बिहार में भी हो जाएंगे 0। आप अब यात्रा के माध्यम से भी जनता को भ्रमित करने का काम कीजिएगा। तो आप कर क्या रहे हैं आज तक? लोगों को उससे भ्रमित कर डरा कर वोट लेने का काम आज की तारीख में विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर शुरू हुई तनातनी पर हर बदलती तारीख के साथ ये और तल्ख होगी और इसमें इस यात्रा का सियासी तड़का और उबाल ला रहा है। इंडिया अलायंस के सभी दलों के नेताओं को इस यात्रा की समापन रैली में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। 1 सितंबर को पटना में जब ये महारैला जुटेगा तो उसमें इंडी अलायंस के तमाम नेता एक मंच पर होंगे। ये एक तरह से विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन होगा। लेकिन सत्ता तक किसे पहुंचाना है, इसकी चाबी तो जनता के पास है और जनता जानती है कौन उनके हितों के लिए काम करता है। यही तो ताकत है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की, जहां जनता सर्वोपरि है और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। देखिए, बड़ी बात यही है, राहुल कह रहे हैं वोट चोरी हो गए, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि सबूत बता दें। अब मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, थोड़े दिन बाद ऐसा ही होगा। चुनाव आयोग के चक्कर में राहुल गांधी उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। और अब एक नेता की और बात करूंगा। ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, फंस चुके हैं, वो पूरी तरह उलझ गए। उन्हें लगा कि भारत पर दबाव बनाऊंगा और भारत मान जाएगा। ऐसा अब नहीं चलता डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, आगे भी करेगा, फिर चाहे सामने पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका। पाकिस्तानी आतंकी भारत में आते हैं, पाकिस्तान आतंकी भेजता है तो हम अपने हिसाब से ठोकते हैं उन्हें। और अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बना रहा था, भारत और रूस की दोस्ती पर ज्ञान दे रहा था। हम पर दबाव बनाएंगे अमेरिका वाले। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि रूस के साथ कौन कितना व्यापार करता है, यह भारत के विदेश मंत्रालय ने बता दिया है और अब तो इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं पता है कि क्या करते हैं, अमेरिका से कितना व्यापार होता है रूस के साथ, सोचिए। और अब तो
ट्रंप और अमेरिका की नींद उड़ाने वाली खबर दिखाने वाला हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं। दोनों की बात हो गई है फोन पर, लंबी बातचीत हुई है, पक्की खबर दे रहा हूं। और यह बात अमेरिका को चुभने लगी है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि भारत दौरे पर पुतिन आ सकते हैं और अमेरिका जो बार बार अपने हथियारों का दम दिखाता है उस पर भी भारत चोट करने वाला है। दिखाता हूं आपको। भारत और अमेरिका के बीच सीजफायर के क्रेडिट को लेकर शुरू हुई तनातनी ऐसी बढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से चिढ़ गए और भारत पर 50% टैरिफ लगाने तक का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका के इस रुख से भारत कहीं भी नहीं झुका और अमेरिका को साफ संदेश दिया कि वो चाहे कोई पैतरा आजमा ले, भारत अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेगा। बिना बातचीत के जबरदस्ती कोई डील नहीं होगी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी का यह संदेश ट्रंप के कानों तक पहुंचा तो उनकी हालत और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि जब तक टैरिफ को लेकर समाधान नहीं होगा तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. भारत पर जो खींच डोनाल्ड ट्रंप निकाल रहे हैं उसे लेकर अमेरिका में भी बहुत कंफ्यूजन है। भारत का ऑरा ऐसा है कि दूसरे देशों की तरह अमेरिका चाहकर भी पंगा नहीं ले सकता। एक तरफ ट्रंप टैरिफ विवाद नहीं सुलझाने तक व्यापार वार्ता नहीं करने की बात कहते हैं, तो अमेरिका का विदेश मंत्रालय कहता है कि भारत हमारा साझेदार है और हम खुलकर बात करेंगे। Well, what I can say in terms of India is the president has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the purchase of Russian oil. India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue. That will continue. The secretary also spoke to that. एक तरफ पिगौट कह रहे हैं कि दो देश हर मुद्दे पर 100% सहमत नहीं हो सकते, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ट्रंप टैरिफ को लेकर एकदम क्लियर हैं। भारत को लेकर अमेरिका में ही कंफ्यूजन है, लेकिन अमेरिका की तरह भारत कंफ्यूज नहीं है। भारत अपने फैसले पर अडिग है। प्रधानमंत्री जी ने कल स्पष्ट किया, हम लोग अपने राष्ट्र हित में काम करते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश है। किसी की धमकी या किसी के बयान पे हम लोग बयान नहीं देंगे। हम लोग अपना काम करेंगे। हमारा काम है विकसित भारत को आगे बढ़ाना। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हफ्तों में कुछ अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन राजनाथ सिंह की इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब ये कि भारत ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपना योजना को फिलहाल टाल दिया है। भारत के इस कदम को पहला ठोस जवाब माना जा रहा है, जो ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का काम करेगा। इससे दोनों देशों के दशकों पुराने मधुर रिश्तों में आई कड़वाहट और बढ़ सकती है। ट्रंप भले ही ट्रेड डील के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके अपने ही देश में इस फैसले को समर्थन नहीं मिल रहा। अमेरिकी सीनेटर ट्रंप के फैसले की आलोचना कर रहे हैं और इसे भारत अमेरिकी संबंधों के लिए खतरा बताते हैं। ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना रहे हैं। अमेरिका का तर्क है कि ऐसा कर भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को फंड कर रहा है, लेकिन जिस तरह की तल्खियां दोनों देशों के बीच हुई हैं, उन्हें देखकर यह लगता है कि टैरिफ को लेकर बढ़ा विवाद अब जल्द थमने वाला नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कर दिया कि ट्रंप भारत को रूस से व्यापार रोकने या ब्रिक्स से दूरी बनाने के लिए नहीं कह सकते। और इस बीच आपको खबर यह बता दें कि पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से भी बात हुई है और पुतिन अगस्त के आखिर में भारत आ सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ट्रंप के दोगुना टैरिफ लगाने के फैसले के बाद भी बिल्कुल भी घबराहट में नहीं है, ना ही बेचैन है। भारत सरकार की कोशिश यही है कि वो भारतीयों का हित सर्वोपरि रखे, भारत के किसानों का हित सर्वोपरि रखे, ताकि हमारा राष्ट्र और आगे बढ़ सके।
ये रिपोर्ट तो आपने देख ली है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा में कहूं तो ट्रंप बाबू बोरा गए हैं, करे तो करे क्या। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपसे जुड़ी हुई खबर, भारतीय परिधान जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, कोई भी परिधान आप उठा लीजिए, सबसे ज्यादा खूबसूरत, वो चाहे धोती हो या फिर महिला का श्रृंगार साड़ी में। लेकिन कई लोगों को दिक्कत होती है कपड़ों से। मुझे ये समझ नहीं आता 21वीं सदी में कपड़े से दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, वो कोई भी परिधान हो, कोई भी परिधान। लेकिन यहां दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय परिधान पहनने से रोका जा रहा है और रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज राष्ट्र सर्वोपरि में उन लोगों की खबर दिखा। इस रेस्टोरेंट में और पूजा आए थे, हमारा ड्रेस कोड ये था, उन्होंने हमारे को रोक दिया और हमारे सामने दूसरों को जो कम कपड़े में थे उनको जाने दिया, ये बोलते हैं कि आपने इंडियन ड्रेस को अलाउ नहीं करेंगे। कल्चर की बेइज्जती की है और एक औरत की बेइज्जती की है। जिस भारतीय संस्कृति का दुनिया लोहा मानती है, जिस संस्कृति को पश्चिम में भी अपनाना शुरू कर दिया है, उसका भारत में खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कपल दिल्ली के पीतमपुरा में मौजूद एक रेस्टोरेंट में भारतीय परिधान में पहुंचा था, जहां इन्हें ये कहकर रोक दिया गया कि सूट सलवार में एंट्री नहीं मिलेगी। पीतमपुरा टू बाटा रेस्टोरेंट के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। एक कपल जो है रेस्टोरेंट पे एलिगेशन लगा रहा है कि वो इंडियन कपड़े पहन के आए तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। ये जो पूरा मामला है 3 अगस्त का बताया जा रहा है। रेस्टोरेंट ने इस दंपत्ति से कहा कि अगर रेस्टोरेंट के अंदर जाना है तो वेस्टर्न कपड़े पहन कर आओ। ये दावा इस दंपत्ति ने किया, इसे लेकर इनकी रेस्टोरेंट स्टाफ से नोक-झोंक भी हुई। नहीं भैया, अब नोटिस आएगा, वही अलाउ बताएगा तुमको, तुम क्या अलाउ करते हो। ये दंपत्ति 3 अगस्त को यहाँ खाना खाने गए थे, लेकिन महिला को सूट सलवार में देखकर अंदर नहीं जाने दिया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। जो रेस्टोरेंट हमारे कल्चर के खिलाफ है उसको चलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो भी एक महिला है, अगर वो साड़ी पहन के यहाँ पे आ गई तो ये घुसने नहीं देंगे। ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए जो कि हमारे इंडियन परिधान को अनुमति नहीं देते हैं। भारत में रहकर भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस दंपत्ति के आप बीती सामने आने पर दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि रेस्टोरेंट प्रबंधन का कहना है कि भारतीय कपड़ों में उनके रेस्टोरेंट में एंट्री बैन नहीं है। उस दिन ज्यादा भीड़ थी, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा गया था। मैंने कभी भी कोई रूल ही नहीं बनाया कि इंडियन अटायर में अलाउड है, नहीं है। हमारे यहाँ हर तरीके से अलाउड है, चाहे वो सूट में आए, साड़ी में आए, वेस्टर्न ड्रेस में आए, जिसको जैसे कंफर्टेबल है वैसे आए ना। रेस्टोरेंट बनाया, खाने की जगह बनाई है, एंजॉय करने की जगह बनाई है। उस दिन ना बहुत ज्यादा वेटिंग चल रही थी, फ्रेंडशिप डे का दिन था। इस मामले में कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन अगर वाकई में ऐसा हुआ तो ये कोई पहला मामला नहीं। पिछले साल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी 70 साल के किसान के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए मॉल गए थे। उन्होंने सफेद कमीज और धोती पहनी हुई थी। उन्हें इन कपड़ों में देखकर मॉल के सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया। किसान को मॉल में एंट्री ना मिलने के मामले में विधानसभा में सभी पार्टियों के सदस्यों ने कड़ी निंदा की थी और कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के उस मॉल को 7 दिन के लिए बंद कर दिया था। देश में बार बार इस तरह की घटनाएं ये सवाल खड़े करती हैं कि अगर भारत में रहकर ही भारतीय परिधान का विरोध होगा, अपनी दुकान चलाने के लिए भारत की संस्कृति का अपमान होगा, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि देश से ही हम हैं, इसकी मिट्टी, इसकी संस्कृति का सम्मान करना हमारा पहला धर्म है। क्योंकि अगर हम हमारी ही संस्कृति का अपमान करेंगे तो देश आगे नहीं जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ हमें भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। भारतीय परिधान, मैं फिर कहूंगा, खूबसूरत है और कपड़ों से किसी का चरित्र नहीं पता किया जा सकता। बहरहाल, राष्ट्र सर्वोपरि में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में राष्ट्रवाद है। हर खबर के पीछे राष्ट्रहित होता है। मैं उस राष्ट्रहित की बात करूंगा। देखिए मेरे साथ राष्ट्र सर्वोपरि। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।